इंडिया की विमेंस टीम जो कि गई है इंग्लैंड के दौरे पर और वहां पर खेलेगी 3 टी20 मैचेस की सीरीज इंग्लैंड की ही विमेंस टीम के खिलाफ और उसके बाद होगा एक टेस्ट मैच। लेकिन उसके पहले ये जो 3 टी20 मैच की सीरीज खेली जाएगी उसका जो पहला टी20 मैच है वो खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड चेम्सफोर्ड के उस मैदान पर 28 मई को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से। लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो शाम को 6:30 बजे से, जहां पर इसी सेम लोकल टाइम के हिसाब से अगर आप बात करें वेदर फोरकास्ट की तो काफी हद तक आसमान पर बादल होने की भी संभावनाएं काफी बनी रहेंगी। हालांकि बारिश की कोई खास संभावना यहाँ पर है नहीं, लेकिन वेदर जो होगा वो क्लाउडी बना रहेगा, जैसा कि इंग्लैंड के अंदर इस टाइम पर लगभग सभी रीजन्स में बना भी रहता है। और इसी वजह से तेज गेंदबाज यहाँ पर गेम में तो आती हैं, लेकिन इंडियन टीम की तरफ से वो कौन सी तेज गेंदबाज है जो ऐसी वेदर में खास करके ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती है अगर पहली इनिंग की बॉलिंग नई गेंद से मिल जाती है तब। और वहीं पर इंग्लैंड की टीम की तरफ से भी अगर हम देखें तो जो इनका स्क्वाड अनाउंस किया गया है जिसमें बहुत ही अच्छी कुछ तेज गेंदबाज हैं, वो कौन सी होंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि विमेंस क्रिकेट में जनरली हम देखते हैं कि वेदर चाहे जैसा हो, चाहे वो क्लाउडी कंडीशंस हो चाहे वो बिल्कुल क्लीन कंडीशंस हो, वहां पर स्पिनर्स ही ज्यादातर डोमिनेट करती हैं किसी भी तरीके के फॉर्मेट में। तो उनमें तेज गेंदबाज कौन कौन सी होंगे जो बेस्ट रहेंगे आज के इस मैच के लिए वो जानना काफी जरूरी होगा, क्योंकि वहीं पर आप मैच को जीतेंगे। और साथ ही साथ दोनों टीमों की तरफ से जो ओवरऑल पूरी प्लेइंग 11 उतरने वाली है उसमें से कौन सी 11 बेस्ट ऑप्शन होंगे जो कि हमारी किसी भी फैंटेसी टीम में आ पाएंगी, और उसमें कौन से ऐसी और डिफरेंशियल ऑप्शन होंगी जिनको हम रोटेट करके अपनी मल्टीपल टीमें भी बना सकते हैं, वही इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें सबसे पहले हम जानेंगे पिच रिपोर्ट को। और जैसा मैंने आपको बताया कि काउंटी ग्राउंड चेम्सफोर्ड के उस मैदान पर जहां पर आज का मैच खेला जाएगा, यहीं पर अभी इंग्लिश वुमेन्स टी20 ब्लास्ट के कुछ मैचेस एक मुकाबला खेला गया इसी सीजन का। और उसमें देखेंगे तो वारविकशायर की विमेंस टीम ने 164 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर पूरी 20 ओवर की अपनी इनिंग के अंदर, जहां पर एसेक्स की टीम ने उसको चेस करते हुए 166 रन बना करके 3 विकेट के नुकसान पर उस मैच को काफी आसानी से जीत लिया। और जीता कब, जब 14 ओवर 2 ही गेंदें हुई थी, यानी कि अभी भी मैच के अंदर 5 ओवर 4 गेंदें बची हुई थी, जो कि दिखाता है कि ये जो पिच है यहाँ की वो बैटिंग करने के लिए कितनी बेहतरीन होती है और खास करके मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ और बेहतर होती चली जाती है। और यही एक मैच का जो स्कोर कार्ड है मोर देन इनफ है इस पिच के बारे में बताने के लिए। और पिछले अगर आप कोई मिलाकर के 10 मैचेस देखें तो उसमें से 7 बार बैटिंग पहले करने वाली टीमें जीती हैं, जहां पर स्पिन और पेस के आंकड़े की बात करें तो 4 मैचेस जो है पिछले खेले गए हैं उसमें स्पिनर्स को 34 विकेटें और पेस को केवल 16 विकेटें मिली हैं, जो कि आपको मैं ऑलरेडी समझा भी चुका हूं कि जनरली यहां पर तेज गेंदबाजों के अपेक्षा में स्पिन गेंदबाज ही डोमिनेट करती हैं। और इन 34 विकेटों में से 14 विकेटें पहली इनिंग में, 20 विकेटें सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को मिली हैं और पेसर्स को 16 में से 12 विकेटें पहली ही इनिंग के अंदर मिल गई हैं। सेकंड इनिंग के अंदर इस पेसर्स का कुछ खास रोल यहां पर रहा है नहीं। और बाकी यहां पर आप वही देख पा रहे कि पार्टली क्लाउडी वेदर पूरे दिन के दौरान यहां पर बना रहेगा और मैच जब लोकल टाइम 6:30 बजे से स्टार्ट होगा तो भी आसमान पर बादल थोड़े से ज्यादा बढ़ जाएंगे और उसी वजह से यहां पर तेज गेंदबाज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो जो भी यहां पर आज के इस मैच में कंडीशंस वहां पर टॉस के बाद हमको देखने को मिलेगी, अभी तो मैंने वेदर फोरकास्ट के हिसाब से बताया, उसका अपडेट एक बार फिर से आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस का अपडेट आने के बाद कर दूंगा। साथ ही साथ अगर पिच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। और उसके बाद अपनी मेरी जो फाइनल कॉम्बिनेशन बनेगी 11 प्लेयर्स की कप्तान और वाइस कप्तान के साथ, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए चैनल को। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर दोनों चैनलों को देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, तो क्लिक करके उसको ज्वाइन करिए। फिलहाल आगे आइए और बात करते हैं यहाँ पर जो होस्टिंग टीम है यानी कि इंग्लिश विमेंस टीम, उनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो आज के इस मैच में बनता दिखाई पड़ रहा है, जहां पर डैनी वाइट हाउस जो कि राइट हैंडेड बैटर है वो सोफिया डंकली के साथ आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकती हैं। बाकी एलिस कैप्सी नंबर 3 पर जो कि राइट हैंडेड बैटर है, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है। और उसके बाद हेदर नाइट, फ्रेया कैंप जो कि है तो एक ऑलराउंडर लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, लेकिन बॉलिंग कभी कभार ही करती दिखाई पड़ती है। बाकी डैनी गिब्सन है राइट हैंडेड बैटर, राइट आर्म मीडियम पेसर, और इनकी बॉलिंग करने की फ्रीक्वेंसी इनके तुलना में, फ्रेया कैंप की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, कम से कम 1 से 2 ओवर तो जरूर करते दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद इनके विकेट कीपर बैटर एमी जोन्स, और कई बार ऐसा भी होता है कि एमी जोन्स को प्रमोट करके ओपन भी कराया गया है, नंबर 4 या नंबर 3 पर भी बैटिंग कराया जाता है। तो ये हमको टॉस के बाद क्लियर करना पड़ेगा कि बैटिंग ऑर्डर इनका क्या होगा। और उसके बाद आती है इनकी कप्तान चार्ली डीन जो कि एक ऑफ स्पिनर है, बाकी सोफे क्लेस्टर है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, इजी वॉन्ग है राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, और लॉरेन बेल है राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। और खास करके लॉरेन बेल ऐसी कंडीशंस के लिए सबसे बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन इस टीम की तरफ से हैं। इजी वॉन्ग भी है लेकिन लॉरेन बेल स्विंग पर भी काफी ज्यादा रिलाई करती हैं। इंडियन टीम की तरफ से भी एक ऐसी ऑप्शन है जिनके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये जो आप पूरा प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन देख पा रहे होंगे उसमें से आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो चारों बॉलर्स हैं, जिसमें एक ऑफ स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, एक और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, ये चारों आपको प्रॉपर
3 से 4 ओवर की मिनिमम बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें पावर प्ले और डेथ ओवर इजी वांग और लॉरेन बेल करते दिखाई पड़ेंगे और डेथ ओवर में एक आध ओवर आपको सोफी क्लिस्टन भी करते दिखाई पड़ सकते हैं। और उसके अलावा जो ओवर्स बचेंगे वो एलिस कैप्सी और डैनी गिब्सन के बीच में बटेंगे, जैसे पिच होगी, जैसे कंडीशन होगी उसके हिसाब से। और बीच बीच में कभी कभी जरूरत अगर पड़ गई तो फ्रेया कैम भी बॉलिंग कर सकती हैं। बाकी बेंच पर इनके पास लॉरेन फाइलर है, राइट आर्म फास्ट बॉलर, लिंसे स्मिथ है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, और टिली कॉर्टिन कोलमैन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। नटली स्वेरब्रंट अभी चोटिल होने की वजह से अवेलेबल है नहीं, तो उनको पिक करने की आपको जरूरत है नहीं। बाकी अगर आप T20 फॉर्मेट में करियर के नंबर्स की बात करें तो वो जो इंग्लिश टीम है आज के इस मैच के लिए, पूरा जो इनका स्क्वाड है 14 प्लेयरों का, उनके करियर के आंकड़े आपके सामने है, जिसमें आप देखेंगे कि सोफिया डंकली के 63 T20 मैचेस में 1312 रन है, 24 का बैटिंग एवरेज है। और ये बैटिंग एवरेज पहली इनिंग का 19 का रहा है, सेकंड इनिंग में 29 का होता है। तो फॉर श्योर आप ये समझ सकते हैं कि पूरा इनका जो करियर चला वो सेकंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर रहा है। वो उसी हिसाब से अपनी टीम में आप इनका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और सिमिलरली बाकी बैटर्स के भी बैटिंग एवरेजेस और पूरा करियर जो है इनिंग के हिसाब से भी और ओवरऑल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बॉलर्स के भी नंबर्स आपके सामने यहाँ पर आपके सामने है, जहाँ पर आप देखेंगे जैसे लॉरेन बेल का एग्जांपल ले लें, जिनको आपको मैंने बताया कि तेज गेंदबाजी में सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हैं। तो लॉरेन बेल जो है वो 38 मैच 53 विकेट ले चुकी हैं, पहली इनिंग में हर 16वीं गेंद पर, तो सेकंड इनिंग में हर 14वीं गेंद पर इनको विकेट मिला है ऑन एन एवरेज जितना भी करियर में इन्होंने अपनी बॉलिंग करा है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट तो ठीक ठाक है, सेकंड इनिंग का उससे और बेहतर है। तो ये कैसी तेज गेंदबाज है, तो दोनों इनिंग्स के लिए बेहतर होंगी। तो इस तरह से बाकी सभी प्लेयर्स का भी करियर का डेटा आप जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर रीसेंट फॉर्म की, और रीसेंट फॉर्म जिसमें पिछले कुल मिलाजुला करके 6, 7, 8 मैचेस के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे हर एक इंग्लिश प्लेयर के, जिसमें आपको पता चलेगा कि रीसेंट टाइम में अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें इंडिविजुअल हर एक मैच की पिछले 7-8 मैचेस की, तो उससे पता चलेगा कि कैसे फॉर्म में ये प्लेयर्स हैं। उसके नंबर्स आपके सामने यहाँ पर है, जिसमें आप देखेंगे कि सोफिया डंकली 22, 26, 8, 41, 54 और 9 रन की पिछली कुल मिलाकर के 6 पारियां इनकी रही हैं, जो साफ दिखाता है कि शुरुआत अच्छी कर रही, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। और दूसरी चीज़ की कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी है, और वैसे भी एक स्ट्रोक प्लेयर है, तो ऐसे प्लेयर से ऐसी उम्मीद आप कर ही सकते हैं। और सिमिलर प्लेयर आपको डैनी वैड भी दिखाई पड़ेंगी, इनके भी नंबर आपको सिमिलर उसी तरीके के दिखाई पड़ेंगे कि कंसिस्टेंसी वो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट इन दोनों से कर नहीं सकते। और उसके बाद आते हैं एलिस कैप्सी, और इनके नंबर्स अगर आप देखेंगे तो बॉलिंग में खास करके वो पिछले 4 मैच में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछले 4 मैच में इन्होंने बॉलिंग किया ही नहीं है। लेकिन जब भी बॉलिंग इन्होंने किया तो विकेट निकाल करके दिया है और बल्ले से रन भी बनाए हैं। और इसी वजह से इनके जो टॉप 3 है उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कोई, सबसे भरोसेमंद ऑप्शन कोई है तो वो एलिस कैप्सी ही होंगी। और उसके बाद आती हैं हेदर नाइट, और निश्चित तौर पर अगर आप टॉप ऑर्डर के दोनों बैटर्स पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो वहां पर हेदर नाइट का रोल काफी बड़ा हो जाएगा, तब आप इनको निश्चित तौर पर अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं इनको हमेशा के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि पहली इनिंग की बैटिंग है तो वहीं पर आप इन पर ध्यान दीजिएगा, वरना सेकंड इनिंग की बैटिंग है तब आप इन दोनों में से किसी एक को भी अपनी टीम में लेकर के जा सकते हैं। और उसके बाद आती हैं फ्रेया कैम्प, जैसा मैंने आपको बताया कि बॉलिंग करेंगी या नहीं करेंगी कुछ पता नहीं, बैटिंग तो नीचे करेंगी ही, इस वजह से इनसे ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन वही चीज़ आप डैनी गिब्सन से कर सकते हैं कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ट्राई इनको कर सकते हैं। हालांकि रिसेंट टाइम में जब भी बॉलिंग करा है इन्होंने विकेट कुछ खास निकाल करके दे नहीं पाई है। बाकी एमी जोन्स ये है तो बहुत ही अच्छी बैटर, विकेट कीपर बैटर, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर डिपेंड करेगा उस पर कि इनको आप लेकर के जाए या ना जाएं। इतना नीचे बैटिंग करेंगे तो उनका कोई खास यूज है नहीं। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक सीरीज हुई थी, वहां पर भी ये नीचे ही बैटिंग कर रही थी, लेकिन अगर ऊपर आती हैं तब निश्चित तौर पर आप इनके बारे में कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पर चार्ली डीन, सोफी क्लिस्टन, इजी वांग और साथ ही साथ लॉरेन बेल, जिसमें से लॉरेन बेल को तो आप देखेंगे तो रिसेंट टाइम में काफी बढ़िया विकेटें मिली हैं। लेकिन वहीं पर इजी वांग की बात कर लेंगे तो पिछले कुल मिला जुला करके अगर आप 6 मैचेस देखें तो 3 ऐसे मैचेस गए हैं जिसमें विकेटें इन्होंने निकाली हैं, टोटल 4, लेकिन बाकी 3 ऐसे मैचेस भी गए हैं जिसमें विकेटलेस रही हैं। तो पहली इनिंग की बॉलिंग है तो जरूर आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, वरना ज्यादा यूज इनका कुछ खास है नहीं। लेकिन चार्ली डीन, सोफी क्लिस्टन और साथ ही साथ लॉरेन बेल 3 ऐसी बॉलर है जो प्रॉपर पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और इंडियन टीम के अंदर चूंकि टॉप ऑर्डर पर आपको स्मृति मंधाना एक लेफ्ट हैंडर भी दिखाई पड़ जाएंगे, तो वहां पर आपको चार्ली डीन भी पावर प्ले में दिखाई पड़ सकती हैं। और बाकी सोफी क्लिस्टन भी डेथ ओवर में बॉलिंग जरूर करती दिखाई पड़ेंगी। तो इन तीनों बॉलरों को लेकर के तो कोई दिक्कत है नहीं, सीधे हमारी टीम में आएंगी। और एलिस कैप्सी भी किसी भी कंडीशन में हमारी टीम में आएंगे। तो ये 4 बेस्ट ऑप्शन है जिनको सीधे अपनी टीम में यहाँ पर इंक्लूड करना, और बाकी को इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग के हिसाब से अपनी टीम में लेकर के जाना है, जो आपको मैंने क्लियर कर दिया। और उसी में अगर बेंच पर से लिंसे स्मिथ या लॉरेन फाइलर या इवन टिली कॉर्टिन कोलमैन खेलती हैं तो उनका कैसा फॉर्म रहा है वो भी आप देख सकते हैं। जिसमें से लिंसे स्मिथ वो ज़्यादा बेटर फॉर्म में रही है रिसेंट टाइम में T20 फॉर्मेट में खास करके, तो नंबर्स उनके भी आपके सामने हैं जिसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के नंबर्स देखें तो इंडिया के खिलाफ खेलते हुए T20 फॉर्मेट में सोफिया डंकली के 16 मैच में 335 रन है, 23 का एवरेज है। और सेकंड इनिंग में ही
ही ज़्यादा बेटर ये इंडिया के खिलाफ कर पाई हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें डैनी वायाट की, तो इनके 27 मैच 746 रन है, 28 का एवरेज है। पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज भी ठीक ठाक है, लेकिन सेकंड इनिंग का वहीं कहीं बेहतर है और इसी वजह से इन दोनों को मैंने आपको सेकंड इनिंग के लिए ही सजेस्ट किया भी था। दोनों में से किसी भी एक को लेकर जा सकता है, जिसमें डैनी वायाट ज़्यादा भरोसेमंद और सेफ ऑप्शन होंगी। और उसके बाद एलिस कैप्सी के नंबर्स आपके सामने, जो कि बहुत ही पुअर हैं इंडियन टीम के खिलाफ, खास करके 12 मैच केवल 152 रन है, कोई भी विकेट यहाँ पर है नहीं। और उसके बाद आते हैं हेदर नाइट, जिनके नंबर्स ठीक ठाक हैं, और उसके बाद फ्रेया केम के भी कुछ खास नहीं है। डैनी गिब्सन के 3 मैच में 3 विकेटें हैं, 51 रन है। एमी जोन्स तो बैटिंग ऑर्डर ही काफ़ी नीचे है, तो कुछ खास सोचने की जरूरत है नहीं। लेकिन चार्ली डीन, सोफी क्लेस्टन और बाकी लॉरेन बेल, ये 3 ऐसी बॉलर हैं जो कि बेहतर नंबर्स के साथ दिखाई पड़ती हैं। और बाकी भी प्लेयर्स के नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद अगर आप वेन्यू के भी नंबर्स देखें, तो इस ग्राउंड पर, काउंटी ग्राउंड चेम्सफोर्ड के मैदान पर T20 फॉर्मेट में सोफिया डंकली ने 3 मैच 85 रन बनाए हैं, 42 का एवरेज है, चूंकि दो ही बार आउट हुई हैं। डैनी वायाट के भी नंबर्स यहाँ पर ठीक ठाक आपको दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन एक कॉमन चीज दिखाई पड़ेगी कि सेकंड इनिंग का डोमिनेशन इन दोनों ही ओपनर्स का रहा है। बाकी एलिस कैप्सी के भी नंबर्स देख लीजिए, बहुत ही पुअर हैं। हेदर नाइट का बैटिंग एवरेज यहाँ पर 43 का है, फ्रेया कैम के नंबर्स ठीक ठाक हैं। बाकी डैनी गिब्सन, जिनके 3 मैच में 51 रन है, यहाँ पर 3 विकेट है। और एमी जोन्स के 6 मैच में 25 का बैटिंग एवरेज है। चार्ली डीन के 2 मैच में 2 विकेट हैं, एक्लेस्टन के 5 मैच में 11 विकेट हैं। इजी वॉन्ग यहाँ पर 5 मैच केवल 1 ही विकेट ले पाई हैं, और लॉरेन बेल के 1 मैच पर 2 विकेट है। और बाकी बेंच के प्लेयर्स के भी आंकड़े आपके सामने हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए प्लेयर बैटल देखें, तो जो यहाँ पर इंग्लिश बैटर्स हैं, जब भी ये फेस करती हैं इंडियन बॉलिंग अटैक को, तो कैसा परफॉर्मेंस देती हैं और उसमें क्या वीकनेसेस रही हैं, जिसमें सोफिया डंकली, एक तो आपको मैं क्लियर कट बता दूं कि इंग्लिश टीम है तो उनको स्पिनर्स पर दिक्कत होनी ही है, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो, चाहे वो राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हो। और उसमें से सोफिया डंकली की बात कर लें, तो ये राधा यादव पर 20 गेंद पर 20 रन बना करके एक बार, तो दीप्ति शर्मा के 60 गेंद पर 71 रन बना करके 6 बार आउट हो चुकी हैं। श्रियंका पाटिल भी एक ऑफ स्पिनर है, उन्होंने इनको 4 गेंद पर 10 रन देकर के एक बार आउट किया है। और रेणुका सिंह पर भी 4 बार आउट हो चुके हैं 68 रन बना करके। जबकि डैनी वायाट की बात करें, तो ये भी रेणुका सिंह पर 30 गेंद पर 32 रन बना करके 3 बार, क्रांति गौड़ पर 1 बार 30 रन बना करके, अरुंधति रेड्डी पर भी 3 बार 52 रन बना करके, दीप्ति शर्मा पर तो 6 बार केवल 168 रन बना करके। जबकि श्रीचरनी और राधा यादव पर भी आउट होती रही हैं। हालांकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग फिर भी बेटर खेलती हैं, लेकिन राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग वो इनको दिक्कत देती है। बाकी एलिस कैप्सी का भी देखेंगे तो इनका तो ओवरऑल वीकनेस ही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है। 420 गेंद पर 518 रन बना करके 26 बार आउट हो चुकी हैं। हालांकि उसमें भी श्रीचरनी एक ऐसा नाम है जिनको 6 गेंद पर 5 रन देकर के 3 बार आउट कर चुकी हैं, वो भी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ही हैं। और बाकी श्रियंका पाटिल पर भी आउट हो चुकी है, दीप्ति शर्मा को बेहतर खेला है, अरुंधति रेड्डी पर कमजोर परफॉर्मेंस है, रेणुका सिंह को बेहतर खेल गई हैं। और उसके बाद जो बाकी बैटर्स हैं, उसमें हेदर नाइट, फ्रेया केम्प और डैनी गिब्सन के भी नंबर्स अगर आप देखेंगे, तो वही कॉमन चीज़ें कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर दोनों की दोनों काफ़ी यूजफुल होंगी इस टीम के खिलाफ। और तेज गेंदबाजी में निश्चित तौर पर आपको रेणुका सिंह वो एक कॉमन फैक्टर दिखाई पड़ेंगे, स्पेसिफिकली टॉप ऑर्डर पर जो बैटर्स हैं उनके खिलाफ। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि और भी तेज गेंदबाज है इंडियन टीम के अंदर, जिनके बारे में अभी आप आगे देखेंगे। और वो उन तेज गेंदबाज में देखें तो क्रांति गौड़ भी हैं, और साथ ही साथ बेंच पर जहां तक मुझे उम्मीद है कि नंदनी शर्मा भी हैं, लेकिन वो खेलेंगी नहीं। लेकिन जो खेलेगा प्लेयर उसमें क्रांति गौड़ है और रेणुका सिंह है, जो कि पावर प्ले की बॉलिंग मेजोरिटी करते हुए दिखाई पड़ेंगी। रेणुका सिंह आपको डेथ में तो बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन डेथ में क्रांति गौड़ आपको श्रीचरनी और दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर के बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें श्रियंका पाटिल आपको पावर प्ले में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ती हैं। तो ये इंडियन टीम की कुल 5 मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, और यही पांचों आपको पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और ये जो बैटिंग ऑर्डर है इंडियन टीम का ना, इसमें सबसे ज्यादा बॉलिंग रिसेंट टाइम पर किसी ने किया है तो वो शेफाली वर्मा है, तो इनसे आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी स्मृति मंदाना तो आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगी ही। बाकी बेंच पर यास्तिका भाटिया, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव और नंदिनी शर्मा हैं। अरुंधति रेड्डी भी का भी एक अच्छा रोल रहेगा अगर ये आज खेलती हैं तो। और उसके बाद करियर के आंकड़े जैसे आपने इंग्लिश प्लेयर्स के देखे थे कि ओवरऑल क्या बैटिंग एवरेज रहा है और इनिंग के हिसाब से कैसा गया है, और सिमिलरली तेज गेंदबाज या स्पिनर्स जो भी हो, जैसे श्रीचरनी का एग्जांपल ले लें तो 17 मैचेस जो T20 के इन्होंने खेले हैं, 24 विकेटें निकाली हैं। उसमें पहली इनिंग में हर 14वीं गेंद पर विकेट है, लेकिन सेकंड इनिंग में 21वीं गेंद पर विकेट है। हालांकि इस पिच पर सेकंड इनिंग में स्पिनर्स गेम में आती हैं, तो ये दोनों इनिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन वो सारे आंकड़े जो आपको देखने हैं करियर के रिगार्डिंग, हर एक प्लेयर के आप वहां पर वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म आपके सामने है, जिसमें आप देखेंगे कि रिसेंट टाइम में इन प्लेयर्स ने कैसी परफॉर्मेंसेज अपनी टीम के लिए
दिए हैं, जिसमें शेफाली वर्मा जब विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, अगर आपको याद हो, जो रिसेंट टाइम में इंडियन टीम उसकी रिसेंट चैंपियन है, तो उसमें जब इनकी वापसी हुई थी वहाँ से ये काफ़ी बढ़िया लगातार परफॉर्मेंसेस दे रही हैं और वो आपको नंबर्स में दिखाई पड़ेगा भी। और उसके साथ साथ स्मृति मंधाना, हालांकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स रिसेंट टाइम में इनके हैं नहीं, लेकिन ये एक ऐसी बैटर है जिनको आप मिस कर नहीं सकते अपनी टीम से, खास करके अगर सेकेंड इनिंग की वहाँ पर बैटिंग हो तब तो और भी नहीं मिस कर सकते। लेकिन वहीं पर जेमाइमा रोड्रिग्स के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी वाइज कुछ खास अच्छे देखने को मिलेंगे नहीं। हरमनप्रीत कौर पर आप थोड़ा ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं निश्चित तौर पर। और उसके बाद ऋचा घोष, ये भी एज ए विकेट कीपर बैटर काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रही हैं एज ए बैटर, जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इंडियन टीम के लिए देती रही हैं। लेकिन भारतीय फुलमली हैं जो कि ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ट्राई की जा सकती हैं किसी 2-3 टीमों में रोटेट करके, लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में उतनी बेटर ऑप्शन है नहीं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडियन टीम के अंदर जो 5 बॉलर प्लेइंग 11 में पॉसिबली खेलेंगी, यही 5 बॉलर आपको पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। और कौन पावर प्ले में करेगा, कौन डेथ में करेगा, ये भी अभी आपको मैंने पीछे बताया था प्लेइंग 11 दिखाने के टाइम पर। और इसमें से निश्चित तौर पर दीप्ति शर्मा को लेकर के कोई डाउट नहीं है, श्री चरनी को लेकर के कोई डाउट नहीं है, जिनको हमको टीम में लेके जाना ही चाहिए। लेकिन यहीं पर मैं सजेस्ट करूंगा कि रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ को अगर आपको लेके जाना है तो पहली ही इनिंग के लिए बॉलिंग अगर होगी तो बेटर है। सेकंड इनिंग के बॉलिंग है तो आप वहां पर श्रीलंका पाटिल को प्रेफर कर सकते हैं और इस तरह से अपनी टीम बना सकते हैं। तो काफी हद तक एक बात तो क्लियर है कि इंडियन टीम में 4 बैटर्स और 1 बॉलर ऐसी हैं या 2 बॉलर ऐसी हैं जिनको लेकर के कोई डाउट नहीं है 6 प्लेयर्स में। लेकिन वहीं पर अगर कंडीशनली पहली या सेकंड इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होती है तो पेसर्स को या स्पिनर्स को भी आप यहां पर प्रेफर कर सकते हैं। और किसको कर सकते हैं वो बता दिए। बाकी रेणुका सिंह वो बॉलर होंगी जो शुरुआत में अगर पहली इनिंग की बॉलिंग मिल जाए तो दोनों तरफ गेंद को स्विंग करा करके काफी परेशान इंग्लिश बैटर्स को कर सकती हैं। बेंच की जो प्लेयर्स हैं उनका भी रिसेंट फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद हेड टू हेड के नंबर्स इंग्लैंड के खिलाफ जो प्लेयर्स की हैं वो भी देख सकते हैं। इसमें स्मृति मंधाना के नंबर्स तो बहुत ही कमाल के हैं, हालांकि बाकी तीनों बैटर्स के नंबर्स थोड़े एवरेज ही हैं, इवन बाकी के भी। लेकिन दीप्ति शर्मा के 24 में से 220 रन है, 25 विकेटें हैं। श्रीलंका पाटिल के 3 मैच है, 5 विकेटें हैं। और वहीं पर रेणुका सिंह और श्री चरनी के नंबर्स भी काफी बढ़िया दिखाई पड़ेंगे, जिसमें रेणुका सिंह के जो 8 मैच में 13 विकेटें हैं, पहली इनिंग में हर 8वीं गेंद पर विकेट है, सेकंड इनिंग में 45वीं गेंद पर विकेट है। तो कहां पर पिक करना है या को ने पहले भी क्लियर कर रखा है, यहां से भी वो चीज क्लियर हो जाती है। बाकी इस मैदान पर खेलने का एक्सपीरियंस अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत है इंडियन प्लेयर्स को, जहां पर स्मृति मंधाना ने इसी मैदान पर एक मैच पर 70 रन बना रखा, लेकिन शेफाली वर्मा का खाता नहीं खुला था, जेमाइमा खेली नहीं है। वहीं पर हरमनप्रीत कौर के 2 मैच पर 70 रन है और उसके बाद ऋचा के 1 मैच में 20 रन है, दीप्ति की 1 मैच में 9 रन है, 1 विकेट है। जबकि अरुंधति रेड्डी और राधा यादव भी यहाँ पर 1-1 मैच खेली है, विकेटलेस गई हैं। और बाकी प्लेयर बैटल के नंबर्स भी आपके सामने हैं। और उसमें निश्चित तौर पर सामने की टीम में भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, ये 2 तरीके के स्पिन अटैक है। तो निश्चित तौर पर वही दोनों तरीके के स्पिनर्स आपको दिखाई पड़ेंगे इंडिविजुअली भी। हालांकि शेफाली वर्मा ये ओवरऑल ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसती हैं, स्पिनर इनकी एक तरह से कमजोरी है आप कह सकते हैं। बाकी इंडिविजुअली ये इजी वॉन्ग को तो बहुत अच्छा खेल गई है, लॉरेन बेल को भी बहुत अच्छा खेल गई हैं और सोफिया क्लेस्टन पर भी ठीक ठाक खेली हैं। हालांकि फिर भी 4 बार 101 रन बना करके आउट होना एवरेज एबव एवरेज ही नंबर कहा जाएगा, जिसमें 25 का एवरेज है। बाकी स्मृति मंधाना रिसेंट टाइम हालांकि आपको दिखाई पड़ेगा नहीं ये नंबर्स में कि ऑफ स्पिनर्स पर ये फंसती हैं, लेकिन ओवरऑल बैटिंग एवरेज देखेंगे तो 30 के ऊपर का ही है। लेकिन रिसेंट टाइम में अभी देखा है हमने कि लगातार ये ऑफ स्पिनर्स पर विकेटें देती रही हैं। और बाकी ये 3 इंडिविजुअल बॉलर्स के भी नंबर्स आप देख सकते हैं। बाकी जेमाइमा रोड्रिग्स, लिंडसे स्मिथ और साथ ही साथ यहाँ पर सोफिया क्लेस्टन और एलिस कैप्सी भी हैं, जिनके खिलाफ नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके जो कि खराबी है खास करके लिंडसे स्मिथ पर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर। बाकी हरमनप्रीत कौर है, ऋचा घोष है, दीप्ति शर्मा है, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ और ऑफ स्पिन बॉलर दोनों तरीके के बॉलर्स यूजफुल होंगी इंडियन टीम के खिलाफ। और लॉरेन बेल तेज गेंदबाजी में बेस्ट रहेंगी, जिनको आप यहाँ पर लेके जा सकते हैं क्लेस्टन के साथ। तो इस तरह से ये सारा कॉम्बिनेशन देखने के बाद, जिसमें हमने बैटर्स की वीकनेसेस भी देख ली, बॉलर्स कौन सी किस इनिंग में ज़्यादा यूटिलाइज होंगी वो भी समझ लिया, और दोनों टीमों की तरफ से कौन से बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि जो बची हुई चीज़ है वो यही देखना कि टॉस के बाद वेदर कैसा है, किसकी पहले बॉलिंग होने वाली है, उसके हिसाब से कैसे टीम हमारी बनेगी। वो सारी फाइनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा टॉस के बाद, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा अगर आपने देख लिया तो क्लैरिटी आपको वैसे भी मिल जानी है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।